नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि वहाँ के आम लोगों को मुँह का निवाला छीन गया है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या कारण रही है कि वहाँ के लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है? वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं? वहाँ का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रही है? आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले समझते हैं कि श्रीलंका का जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है? वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो महिंद्रा राजपाक्षे नाम है और उसका जो बड़ा भाई है गोता राजपक्षे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर वो तो पहले ही रिजिग्नेशन दे चुका है और 1 अप्रैल से वहाँ का में इमरजेंसी लग गया है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दिया है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे ने वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। आखिर इमरजेंसी किसी देश में लगता है क्यों? कैसी स्थिति पैदा होने पे इमरजेंसी लगता है, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, क्यों हो जाती है? अभी जो श्रीलंका में फिलहाल की स्थिति है, इतनी स्थिति खराब हो गया है, वहाँ चावल का रेट 215 रुपए किलो है। तो इससे पता लग सकता है कि वहाँ का स्थिति क्या है। इसके लिए सुधार के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ तो कर रही होंगी ना अपने देश को बचाने के लिए। आइए हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि बहुत सारे देश जो कोविड में बहुत नीचे चला गया, उसका जीडीपी बहुत नीचे चला गया है। जैसे कि अमेरिका है, रूस है, जितने भी पावरफुल देश है, वो भी अपने आप को नहीं एस्टेब्लिश कर पाए हैं कोविड के दौरान। कोविड ऐसा महामारी था कि उसमें अच्छा-अच्छा देश का हवा निकल गया। तो श्रीलंका की क्या बात है? लेकिन फिर भी इतना पीछे क्यों चला गया है? उसका जो विदेशी फंडिंग मॉनेटरी जो है, वहाँ पे 70% के नीचे घाटा हो गया है। यानी कि जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है, वहाँ पे 70% की घाटा हुआ है। इसलिए वहाँ का जो वहाँ पर जो करेंसी है, उसका वैल्यू डॉलर के तुलना में वो उसका वैल्यू नीचे जाते जा रहा है। इस कारण से श्रीलंका को कोई देश उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है, उसका वहाँ का जो रुपया का वैल्यू है, वो उसका कमते जा रहा है। श्रीलंका का जो पैसा है, वो नीचे चलता जा रहा है। श्रीलंका का जो असली और अच्छा दोस्त माना जाता है चीन था, वो भी इस स्थिति में साथ नहीं दे रहा, क्योंकि चीन से इतना ज़्यादा कर्जा ले चुका है, को उस कर्जा को चुकाना इम्पॉसिबल है उसके लिए और अभी भी संकट की स्थिति में चीन उसका मदद नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे घाटा जो हुआ है उतना दो जो इतना सारे कर्जा ले चुका है चीन से, फिर भी उसकी स्थिति में और बिगड़ते ही जा रहा है, उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब होती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या रहा है? तो सबसे पहले श्रीलंका में जो इनकम सोर्सेस है, 2 ही ज़्यादा सोर्सेस है। एक तो वहाँ का जो घूमने वाला प्लेस है, पर्यटक स्थल वो बहुत ज़्यादा है। उससे उसका बोलता है कि वहाँ का 12 साढ़े 12% जो वहाँ का रेवेन्यू होता है, जीडीपी होता है, उसका साढ़े 12% सिर्फ ये पर्यटन क्षेत्र से आता है। कोविड के लिए 2 साल पर्यटन स्थल बंद रहा, इस कारण से उसका जीडीपी था वो बहुत नीचे चला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से जीडीपी में भूमिका निभाता है वो पर्यटन क्षेत्र है श्रीलंका का। तो श्रीलंका का कोविड के दौर में पूरा पर्यटन क्षेत्र बंद रहा है। श्रीलंका का ही नहीं, सभी देश का बंद रहा, क्योंकि कोविड इतने बड़ा महामारी था, इसमें तो कोई भी वहाँ पे परमिशन नहीं देगा घूमने के लिए और कोई लोग जाएगा भी नहीं। इस कारण से उसका जो अर्निंग का सोर्सेस था पर्यटन क्षेत्र से, वो काफ़ी नीचे चला गया, यानी कि नहीं के बराबर वहाँ पे सोर्सेस रहा अर्निंग का पर्यटन क्षेत्र में। दूसरा जो श्रीलंका का रेवेन्यू जनरेट के सोर्सेस है, वो है खेती। खेती वहाँ पर जो होता था पहले, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती थी। अचानक श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया। इससे उसके जो खेती का स्तर था, खेती का जो वहाँ का उपजाऊ मिट्टी था, या फिर वहाँ का जो भी वहाँ का जो अनाज उपजता था, उसकी मात्रा में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग तुरंत 1 साल में रातों-रात अगर कोई अपना लेता है, तो उससे उसका आने वाले टाइम में बहुत घाटा होगा, क्योंकि वहाँ का जो भी है, वहाँ का सामान है, वो उस मात्रा में नहीं उपजेगा जितना वहाँ का ज़रूरत है। तो श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाया, रातों-रात पूरे के पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया है। इस कारण से उसका 1 साल में जितने भी उसका खर्च था, वहाँ का जो भी चाहिए था वहाँ ज़रूरी वस्तुएँ, वो ऑर्गेनिक फार्मर से पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वहाँ का जो भी अनाज था, वहाँ का जो स्टोरेज था, वो भी खपत होते जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक साथ करना पूरे इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने मात्रा में खाद के साथ में उपजाया जाता है कोई भी वस्तु, उसके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका 50% या 60% ही उपजाऊ होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के करने के लिए कम से कम उसको 10 साल या
5 साल का टाइम लगता है पूरी तरह से कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को ऑर्गेनिक करने के लिए, पूरी तरह फुल्ली ऑर्गेनिक करने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ा-थोड़ा उसका मिट्टी का जो स्तर है वो बढ़ाता है। अगर कोई खाद से कोई उ उपजा रहा है कोई सामान और उसको डायरेक्ट एक बार बिना खाद से अगर उपजा देगा, तो उसका जो स्तर है, वहाँ का जो स्तर है, मिट्टी का स्तर है, वो तो उसका जो पहला का हैबिट था, तो उसको खाद दिया जाता था, उससे ज़्यादा उपजता था। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, उसमें ना किसी तरह केमिकल डाला जाता है, ना कोई और भी उसमें डाला जाता है उपजने के लिए, उसका ग्रो करने के लिए। तो आखिर बिना ग्रो के लिए, बिना केमिकल के आप खेती करना चाहेंगे और रातों-रात आप चाहेंगे जितना पहले आपकी मात्रा में आपका खेती में होता था, उस हिसाब से आप ऑर्गेनिक में करना चाहेंगे तो कभी इम्पॉसिबल है, कभी उतना हो नहीं पाएगा। और यही कारण था कि श्रीलंका के पास आर्थिक संकट आई है क्योंकि खेती से उसका बहुत घाटा हो रहा था। वहाँ का जो खेत किसान था, वो सभी को बोल दिया था सरकार ने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। जितने भी तरह का खेती होता था वहाँ पे, कोई चीज़ का भी खेती हो, सभी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपल्सरी कर दिया था। इस कारण से वहाँ का खेत किसानों के काफ़ी घाटा आया और वहाँ का राजकोषीय घाटा आया, वहाँ का जीडीपी कम हो गया, जितने भी अर्निंग का सोर्सेज़ था वो सभी कम हो गया। इस कारण से वहाँ पे इस आर्थिक स्थिति देखने को मिल रहा है कि आर्थिक संकट हो गया पूरे दुनिया में सबसे सभी से लगभग आर्थिक को मदद की गुहार कर रहा है। तो आखिर कोई भी अगर देश ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए उनको पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, अपनाने के लिए। जैसे कि इंडिया में एक है कि अरुणाचल प्रदेश है ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, सिक्किम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से अपना लिया है। सिक्किम में आपको कभी भी केमिकल वाला कोई भी वस्तु नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सिक्किम आज तुरंत ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना लिया, रातों-रात ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा नहीं। उसके पीछे वो उसने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया और पूरी तरह से आज 2022 में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जीता-जागता उदाहरण है सिक्किम। इस स्थिति में भारत ने श्रीलंका का क्या मदद किया है? दुनिया का सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक देश है वो भारत है। तो भारत ने 40,000 मिलियन टन वहाँ पे चावल दिया है और जो कि श्रीलंका के जो भी भूख है वहाँ पे उसकी कम हो सके, वहाँ के चावल का जो रेट है 215 रुपए किलो पर केजी है, तो उसकी की कीमत कम हो सके, इस कारण से 240 मिलियन टन वहाँ पे चावल इंडिया से भेजा गया है। 1 अरब डॉलर क्रेडिट लाइन दिया है भारत ने श्रीलंका को ताकि वहाँ का आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और भी बहुत तरह की मदद कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कुछ पैसा उसको मदद मिल रही है। तो इस तरह से कोई भी पड़ोसी देश है तो उसकी मदद कर रहा है। अगर वहाँ पे आपका भुखमरी होता, वहाँ पे स्थिति खराब होती तो उसका असर आपका पड़ोसी देश में यानी इंडिया में भी पड़ सकता है। इस कारण से वहाँ की स्थिति को बनाए रखने के लिए, सही रखने के लिए इंडिया मदद कर रहा है। क्योंकि अगर वहाँ का स्थिति खराब होगी तो वहाँ से लोग इंडिया आएँगे। इंडिया आएँगे तो इंडिया में बहुत सारे वहाँ दिक्कत हो सकता है, इंडिया का सिक्योरिटी हो ब्रीच हो सकती है या फिर किसी और तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ का लोगों को वहीं रखना, इसके लिए मदद किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो काफ़ी आप लोग को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।